हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 41 है। जैसे कि हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अभी तक 5 पार्ट कर लिए हैं, आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पार्ट 6 आपकी स्क्रीन पे है। आप ये पूरा रोड मैप देख सकते हो, जिसमें हमने फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस कंप्लीट कर लिया था, एसिड बेस बैलेंस एंड इम्बैलेंस कंप्लीट कर दिया है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस भी कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा टॉपिक जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर है। अब देखो एक्चुअल में क्या है कि ये थोड़ा सा जो अरेंजमेंट है उसमें एरर आ गया था, टाइपिंग एरर है। इसके बाद हम पीआर यादव का ही सीक्वेंस लेके चल रहे हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का है, तो अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम पीआर यादव के ही सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो चलो, आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके ऊपर किस किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर कोई भी डाउट अब आपको इस लेक्चर के बाद नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? वाई आर ब्लड ट्रांसफ्यूजन गिवन? क्यों ब्लड ट्रांसफ्यूजन? मतलब जो हम ब्लड चढ़ाते हैं किसी को, जब हम ब्लड देते हैं, ठीक है, अब किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो आपने सुना होगा ना कि खून की जरूरत है, खून चढ़ाया जा रहा है, तो वो खून जो है वो क्यों ट्रांसफ्यूज किया जाता है? ओनली टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। क्या सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इंक्रीज किया जाता है? ओनली टू इंक्रीज ब्लड्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। क्या सिर्फ इंक्रीज करनी है ब्लड कैरी एबिलिटी टू ऑक्सीजन? देखो ध्यान से समझो, इंक्रीज वॉल्यूम होता है ब्लड से, बिल्कुल होता है। क्या इंक्रीज होती है ब्लड एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन? बिल्कुल होगी। जैसे जैसे हेमोग्लोबिन का नंबर बढ़ेगा, आरबीसी का नंबर बढ़ेगा। आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन है, देखो ब्लड में क्या है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पेसल, इसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये जो आरबीसी होता है इसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, और वो हेमोग्लोबिन जो है वो एफिनिटी दिखाता है ऑक्सीजन के साथ, वो कैरी करता है ऑक्सीजन को। तो जैसे जैसे ब्लड बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा मतलब आरबीसी बढ़ेगा, आरबीसी बढ़ेगा मतलब हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की बढ़ेगी। तो ये दोनों चीजें होंगी जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। ओनली टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। क्या इससे ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो डिक्रीज होगा? अगर कोई ब्लीडिंग हो गई है, उससे जो रिस्क होने थे क्या वो डिक्रीज होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन ओनली 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 नहीं, ये सब चीजें अचीव होंगी जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। इसलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा? डी। आज डी जो है ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है? आरयूएचएस एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इफेक्ट ऑफ प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन इज चेक्ड बाय। अब देखो यहाँ पे क्या है कि होल ब्लड नहीं चढ़ाया जा रहा है, हमको प्लेटलेट की रिस्पेक्ट में पूछा गया है कि इफेक्ट ऑफ प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन इज चेक्ड बाय। कैसे हम चेक करें कि हमने पेशेंट में प्लेटलेट चढ़ाए हैं, क्या उस वो इफेक्टिव हुए? क्या उसका इफेक्टिव इफेक्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इंक्रीज हेमेटोक्रिट लेवल। क्या उसमें हेमेटोक्रिट लेवल बढ़ेगा अगर हम प्लेटलेट चढ़ाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। इंक्रीज हेमोग्लोबिन लेवल, तो हेमोग्लोबिन कहाँ, हम उसमें आरबीसी नहीं, हम प्लेटलेट चढ़ा रहे हैं। रिड्यूस ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पंक्चर साइट। तो देखो ये होगा, क्योंकि प्लेटलेट का काम क्या है? प्लेटलेट का काम जब भी हमें कट लगता है वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर बना देता है। प्लेटलेट का काम है क्लॉग बनाना, ठीक है। तो अब अगर ब्लड निकल रहा था, ऊज हो रहा था किसी पंक्चर साइट से, अगर वो नहीं हो रहा होगा, दैट मींस वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर काम कर रहे हैं, वहां पे क्लॉग हो चुका है। तो जो प्लेटलेट का एक्चुअल काम था खून को रोकने का, ब्लीडिंग को रोकने का, तो वो इफेक्ट कैसे चेक होगा? जब रिड्यूस हो जाएगी ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पंक्चर साइट। ये बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। अब नेक्स्ट देखेंगे, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, तो सी इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है? ईएसआईसी स्टाफ नर्स जयपुर 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या पूछा गया है? ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर। अब देखो, जो ब्लड हम लेते हैं किसी पेशेंट से किसी को चढ़ाने के लिए, देखो ब्लड कहां से ला रहे हैं हम? ब्लड कोई लैब में तो नहीं बन रहा, ब्लड हमारे अंदर ही, हमारी बॉडी ही बना रही है ना। जो ब्लड है, अभी तक साइंटिस्ट जो है ब्लड को फॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो जो ब्लड की जब रिक्वायरमेंट होती है तो ह्यूमन से ही उस ब्लड को लिया जाता है। लेकिन अब एक डोनर से हमने ब्लड लिया और किसी रेसिपिएंट को हमने ब्लड चढ़ाना है, तो बीच में उस ब्लड को स्टोर भी तो करना पड़ेगा।
उस ब्लड को स्टोर करने के लिए हम उस ब्लड को जब रेफ्रिजरेट करेंगे या स्टोर करेंगे, किस टेम्परेचर में करेंगे। आपको पता है हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। जो आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस पे फ्लो हो रहा है। बट जब हम ब्लड को स्टोर करेंगे एट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, एट 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, या एट रूम टेम्परेचर पे करेंगे। रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल नहीं करते, एट 10 to 12 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का आंसर जानने के बाद आपको हमेशा के लिए याद रखना है, एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे हम ब्लड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो देखो, ब्लड इज स्टोर्ड एट टेम्परेचर बिटवीन 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। तो 1 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम ब्लड को स्टोर करते हैं। तो आइडियल टेम्परेचर 2 to 6 डिग्री जो हमको दिया गया है 2 से 6, तो 1 से 6 हम करते हैं, हमारी बुक्स लिखती हैं। तो 2 से 6 जो है ये रेलेवेंट आंसर है, क्लोज आंसर है, ये इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आपको टेम्परेचर भी पूछा जा रहा है। और कहां पे ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन ESIC स्टाफ नर्स 2009 का क्वेश्चन है। क्लियर। तो 2009 में भी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका ESIC स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी डेज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ नर्स मस्ट नोट द डेट, टाइम ऑफ कलेक्शन एंड मस्ट बी अवेयर दैट पेग्ड RBC कैन बी स्टोर्ड अप टू। अब ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज, कितने दिन तक ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ नर्स मस्ट नोट द डेट। अब देखो, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है उसके ऊपर डेट होनी चाहिए, टाइम टू कलेक्शन, किस टाइम पे कलेक्ट किया है, मस्ट बी अवेयर दैट पैक्ड RBC कैन बी स्टोर्ड अप टू, कब तक हम अब RBC को स्टोर करके रख सकते हैं। जो RBC पैक्ड RBC है उस ब्लड को हम कब तक स्टोर करके रख सकते हैं। हमको ड्यूरेशन पूछी है, कितने दिनों तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। क्या 25 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्या 35 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्या 45 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं, या 55 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो 35 डेज तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पे अब जो देखो RBC जो है, RBC या होल ब्लड की अगर हम बात करें, कैन स्टोर इन रेफ्रिजरेटर एट 6 डिग्री सेल्सियस फॉर अप टू 42 डेज। कितने दिन तक, 42 डेज तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। RBC या होल ब्लड कैन स्टोर इन रेफ्रिजरेशन एट 6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। बिटवीन 35 से 42 डेज तक, 35 से 42 दिन तक। अब बाकी देखो क्या है, 25 तो बहुत कम हो गया, 45 42 से ऊपर हो गया, 55 तो और ज्यादा हो गया। तो 35 जो है रेलेवेंट आंसर लग रहा है। तो 35 से 42 डेज तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। प्लेटलेट अगर हमको पूछा जाए तो प्लेटलेट्स जो है वो 5 डेज तक ही सिर्फ स्टोर करके रखे जा सकते हैं। एंड FPP फॉर 1 ईयर, और जो FPP है उसे हम 1 ईयर तक स्टोर करके रख सकते हैं। FPP क्या है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अब देखो, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम स्टोर करके रख सकते हैं लगभग 1 साल तक। इज इट क्लियर। मतलब जो प्लाज्मा है, क्लियर, ब्लड के अंदर सेल कार्पोरेशन को निकाल के जो प्लाज्मा है उसको, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम कब तक रख सकते हैं, लगभग 1 साल तक। तो यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन से। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहाँ पूछा गया है। RPSC स्टाफ नर्स 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या पूछा गया है, फॉर ब्लड डोनेशन, जब ब्लड डोनेशन हो रही है, ए डोनर शुड हैव हेमोग्लोबिन लेवल एबो। अब जो डोनर है, देखो ब्लड देना है, मतलब अब अगर आपको पता चला कि आपका बी पॉजिटिव ब्लड है और आपके घर में किसी को बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, लेकिन अब आप ब्लड देने वहां जा रहे हो कि हमने जी ब्लड डोनेट करना है, तो डायरेक्टली वहां पे ब्लड डोनेशन नहीं किया जाता, पहले टेस्ट किए जाते हैं कुछ पैरामीटर्स। उनमें से एक पैरामीटर के ऊपर आपको क्वेश्चन आया है, फॉर ब्लड डोनेशन ए डोनर शुड हैव हेमोग्लोबिन लेवल एबो, कितने से ऊपर होना चाहिए तभी जाके जो है आप डोनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो याद रखना, इसका आंसर आएगा 12 ग्राम्स। ठीक है, 12 ग्राम से ऊपर होगा तभी जाके आप जो है डोनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और भी कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे बन सकते हैं डोनर के पैरामीटर्स के, तो अब हम ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो देखो, सम बेसिक एलिजिबिलिटी गाइडलाइन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर, कुछ एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जो कि एज है। सबसे पहले अगर हम एज की बात करें तो एज कितनी होनी चाहिए, एज आपकी होनी चाहिए बिटवीन 18 to 65 ईयर्स। अगर 18 साल से नीचे आपकी उम्र है आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। अगर 65 से ऊपर एज है तो हम ब्लड डोनेशन नहीं करवा सकते उसमें। ठीक है, इज इट क्लियर। हेमोग्लोबिन अबो 12
ग्राम पर डीएल, ठीक है। 12 ग्राम पर डीएल से ऊपर अगर होगा, 12 ग्राम पर डीएल से अगर एचबी का लेवल जो है ऊपर होगा, तभी जाके वो ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वेट, जो नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, वेट है आपका नेक्स्ट पैरामीटर। देखो कहां कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है ये, तो ये वेट से पूछ सकता है, एज से पूछ सकता है, ठीक है। अभी तो इसने हेमोग्लोबिन के लेवल से क्वेश्चन बनाया हुआ था, तो वेट क्या है, एटलीस्ट 50 केजी। कितना वेट है, एटलीस्ट 50 केजी होना चाहिए। और अगर पल्स की बात करें तो पल्स आपकी 50 से 100 50 से 100 पर मिनट होनी चाहिए। इज इट क्लियर। और बीपी की अगर हम बात करें तो 100 से 140, मतलब 100 टू 140 जो है आपका सिस्टोल होना चाहिए, और डायस्टोल कितना होना चाहिए, 60 टू 90 mmHg। इसके बिटवीन में अगर होगा, जैसे आइडियल अगर बोलें तो 120/80 होता है, लेकिन अब बिल्कुल 120/80 तो हर बार नहीं आता। क्लियर। तो मतलब 100 से 140 के बीच में अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और अगर 60 से 90 के बीच में आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो ये आइडियल, जो ये मतलब नॉर्मल सिचुएशन है इस ब्लड प्रेशर में, जो है पेशेंट जो है वो अपना, जो डोनर जो है, सॉरी पेशेंट नहीं डोनर कहेंगे यहाँ पे इसको, जो डोनर है वो ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। एंड डोनर नॉट डोनेट ब्लड इन लास्ट 90 डेज, एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और डोनर जो है उसने 90 दिन पहले, अगर उसने 90 डेज से पहले, मतलब अभी जब वो डोनेट कर रहा है उससे पहले 90 दिन, उनके बीच में अगर कहीं डोनेट किया हुआ है, 90 डेज का गैप नहीं है, तो वो ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इज इट क्लियर। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, बहुत क्वेश्चन यहां से बन सकते थे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी स्टाफ नर्स 2007 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अ यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड। अब ये कह रहा है एक यूनिट, हमने देखा होगा ना कितने यूनिट ब्लड है, कितने यूनिट ब्लड चढ़ाना है, 1 यूनिट चलाना है या 2 यूनिट। अब ये जो यूनिट है वो कितना ब्लड होता है, वो यूनिट, ए यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना अमाउंट ब्लड होता है, 100 ml होता है, 200 ml होता है, 300 ml होता है, या 400 ml होता है। तो देखो बेसिकली होता तो 350 ml है, लेकिन 350 के क्लोज यहाँ क्या है, 300 ml इसके क्लोज है। तो देखो एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गाइडलाइन 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड इज 350 ml। तो कितना होता है 1 यूनिट ऑफ होल ml, 350 ml होता है, ठीक है, प्लस माइनस 10%। नो ब्लड बैंक कैन ड्रॉ मोर देन दिस, इससे ज्यादा जो है कोई भी ब्लड बैंक जो है नहीं 1 यूनिट के अमाउंट को रख सकता है। मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 300 ml आ जाएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ ऑफन कैन अ डोनर गिव ब्लड। तो कितनी बार जो है, कब कब ब्लड जो है वो दे सकता है, हाउ ऑफन कैन अ डोनर गिव ब्लड। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम दे सकता है। एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने में दे सकता है। कितनी बार देना है, तो हर 2 महीने में दे सकता है। एवरी 3 मंथ में दे सकता है, एवरी 6 मंथ में दे सकता है। हमने 90 डेज देखा था ना, तो 90 डेज से हमको पता चलना चाहिए एवरी 3 मंथ्स ब्लड डोनेशन हो सकती है, ठीक है। तो डोनर ओनली कैन गिव द नेक्स्ट डोनेशन आफ्टर 3 मंथ। डोनर जो है वो अगली डोनेशन कब देख सकता है, वो सिर्फ अगर उसके 3 महीने हो चुके हैं पहली डोनेशन के बाद, ड्यूरेशन 3 महीने का गैप आ चुका है, तभी वो डोनेट कर सकता है। when his blood volume and कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटर्न टू नॉर्मल, और उसके ब्लड वॉल्यूम जब नॉर्मल हो आगे चुका होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो नॉर्मल आ चुके होंगे, तभी वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। दैट इज यूजुअली 3 मंथ का टाइम लग जाता है उन पैरामीटर्स को सेटल डाउन होने में, तभी जाके वो नेक्स्ट डोनेशन जो है, नेक्स्ट डोनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या बात समझ आ रही है। देखो ब्लड डोनेशन, हमें तो लग रहा था कि ब्लड डोनेशन से क्या ही क्वेश्चन आते हैं, ब्लड डोनेशन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ब्लड डोनेशन से फंसता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्शियस होके जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, इनको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जो चीजें पता है तो अच्छी बात है, जो नहीं पता चल रही है उनको नोट डाउन भी साथ साथ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया, ईएसआईसी स्टाफ नर्स कोलकाता बेंगलुरु में 2012 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अ न्यूनेट रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर बर्थ। एक न्यूनेट है जिसको अब जरूरत है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आफ्टर बर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुलेशन साइट इज मोर प्रोमिनेंट। अब कौन सी कैनुलेशन साइट मोर प्रोमिनेंट है, मतलब देखो जब हमको किसी भी पेशेंट को ब्लड चढ़ाना होता है तो हम उसको कहां से, वेन से चढ़ाते हैं, ठीक है।
तो वेन्स में कौन सी साइट लेते हैं हम, कहाँ कहाँ पे लेते हैं हम, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी में चढ़ा देंगे, कहाँ पे कैनुलेशन लगाएंगे, उसके हाथ में लगा देंगे, ठीक है, तो कहाँ पे लगाएंगे। अब ये हमको न्यूनेट की पूछ रहा है कि न्यूनेट में कौन सी साइट है जहां पे हम कैनुला लगाएंगे, तो वहां से हम जो है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो क्या स्कैल्प वेन होती है, ठीक है, इंट्राओकुलर वेन है, एम्ब्लिकल वेन है या सबक्यूटेनियस, याद रखना एम्ब्लिकल वेन से हम ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज करते हैं न्यूनेट में। इज इट क्लियर, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है RUHS MSc नर्सिंग 2016 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डोनेशन ऑफ पेशेंट्स ओन ब्लड प्रियर टू हिज शेड्यूल्ड सर्जरीज। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एक पेशेंट को अब शेड्यूल सर्जरी है, तो सर्जरी के टाइम पे हमको ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कॉज सर्जरी के टाइम पे कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस भी होता है, तो हमको वहां पे पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अब सर्जरी के टाइम पे ही अगर ब्लड चढ़ाना हो, ठीक है, मतलब हमको पता है कि प्री प्लान सर्जरी हम उसकी कर रहे हैं किसी पेशेंट की, हमको पता है कि इसको अब सर्जरी में इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो हम कुछ सर्कमस्टांसेस में उसी पेशेंट का ब्लड अगर पहले ही कुछ दिनों 90 डेज पहले ही उसका ब्लड कलेक्ट करके रखें, या कुछ टाइम पहले उसका ब्लड पहले से कलेक्ट करके स्टोर करके रखें, और जब उस सेम पर्सन की सर्जरी होगी तो सेम उसका ब्लड उसे चढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, तो डोनेशन ऑफ पेशेंट ओन ब्लड प्रियर टू हिज शेड्यूल्ड सर्जरी इज, उसको क्या कहेंगे, ऑटोलोगस कहेंगे, होमोलोगस कहेंगे, हेटेरोलोगस कहेंगे, नन ऑफ दीज कहेंगे। तो अपना ही तो इसको क्या कहेंगे, ऑटोलोगस कहेंगे। तो क्या हुआ, ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, याद रखना एक नई चीज आपको पता चल रही है, ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हुआ, तो डोनेशन ऑफ क्लाइंट्स ओन ब्लड बिफोर सीवियर सर्जरी, अपना ही ब्लड डोनेट करना अपनी सर्जरी से, when donors hemoglobin remain higher than 11 ग्राम पर डेयर। लेकिन ये किस सूरत में करना है, किस हाल में करना है, जब पेशेंट का अपना जो ब्लड होगा वो 11 ग्राम से ऊपर होगा, ठीक है। डोनेशन कैन बी मेड फॉर 5 वीक, मतलब लगभग 35 दिन पहले, ठीक है। तो कितने दिन पहले, 35 डेज पहले इसको जो है 35 डेज पहले ही इसको अपना ब्लड जो है वो कलेक्ट करवाना पड़ेगा। बी मेड फॉर 5 वीक्स, लगभग 35 डेज पहले उसको ब्लड जो है कलेक्ट करवाना है। इट रिड्यूसेस, क्यों करवाएंगे हम अपना ही ब्लड, क्यों उसका ब्लड जो है हम स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि इसका क्या बेनिफिट है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, तो डिजीज ट्रांसमिशन का रिस्क कम होगा, एंड पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन, और जो ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन होती थी वो कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को ही नहीं मिलेगी, क्योंकि अपना ही ब्लड तो है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, एनवीएस फीमेल स्टाफ नर्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मच ईयर्स डज द ब्लड कैन बी स्टोर्ड इन ऑटोलॉगस डोनेशन आर वाया क्रायो मैकेनिज्म। अब देखो, हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों तक, हाउ मेनी ईयर्स डज द ब्लड कैन बी स्टोर्ड इन ऑटोलॉगस डोनेशन या वाया क्रायो मैकेनिज्म, क्रायो प्रिजर्वेशन होती है ये, ठीक है। तो इसमें कितनी देर तक हम रख सकते हैं, अप टू 7 ईयर्स तक रख सकते हैं, अप टू 5 ईयर्स तक रख सकते हैं, अप टू 2 ईयर्स तक रख सकते हैं, अप टू 10 ईयर्स तक रख सकते हैं। याद रखना अप टू 10 ईयर्स तक हम क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो मैकेनिज्म के थ्रू ऑटोलॉगस ब्लड को, ऑटोलॉगस डोनेशन को, इस ब्लड को हम स्टोर करके रख सकते हैं लगभग 10 साल तक। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट शुड बी द नर्सेज इमीडिएट डिसीजन ऑन फिजिशियन ऑर्डर, कौन सा जो नर्स का एक्शन होगा, व्हाट शुड बी द नर्सेज इमीडिएट डिसीजन ऑन फिजिशियंस ऑर्डर ऑफ गिविंग 1 यूनिट ऑफ ब्लड इंटरवेंशन, कि फिजिशियन ने नर्स को कहा कि इसको 1 यूनिट जो है ब्लड चढ़ा दिया जाए, तो जो नर्स है उसका इमीडिएट डिसीजन क्या होगा, कॉन्टेक्ट द पेशेंट, collect blood unit and clarify the order with the physician prior to administration। तो यार उसने ऑर्डर कर दिया है, तो अब यहाँ पे हमको उसके जो फिजिशियंस का प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। सीकिंग असिस्टेंस फॉर हेड नर्स या नर्सिंग सुपरवाइजर, यहाँ पे असिस्टेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, ब्लड डायरेक्टली उसको चढ़ाना है। कलेक्ट ब्लड यूनिट एंड ट्रांसफ्यूज द पेशेंट, कलेक्ट करेंगे ब्लड का यूनिट और ट्रांसफ्यूज द पेशेंट में चढ़ा देंगे। क्लैरिफाई द ऑर्डर विद फिजिशियन, क्लैरिफाई करेंगे ऑर्डर फिजिशियन का। प्रिपेयर द पेशेंट एंड कलेक्ट ब्लड यूनिट, तो ये इसका मोस्ट रेलेवेंट आंसर आएगा। क्लैरिफाई द ऑर्डर, ऑर्डर को क्लैरिफाई करेंगे, विद फिजिशियन, फिजिशियन से ऑर्डर को क्लैरिफाई करेंगे, 1 यूनिट चढ़ाना है, ठीक है सर हम चढ़ा देंगे। प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को और कलेक्ट करेंगे ब्लड यूनिट। इज क्लियर।
समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, जिपमर स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर्स टू। अब देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ये कंप्लीट होना चाहिए 4 घंटे में, ठीक है, 4 आवर्स टू। किस लिए होना चाहिए, प्रिवेंट ए हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी। प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड, इससे फ्लूइड ओवरलोड प्रिवेंट होगा। ब्लड चढ़ा रहे हो तो फ्लूइड ओवरलोड जो है वो प्रिवेंट कैसे होगा, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, क्या बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट किया जाएगा, या प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, तो हाइपोथर्मिया बिल्कुल नहीं आएगा। तो प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 ही घंटे में ब्लड को चढ़ाना है। तो ए यूनिट ऑफ पैक्ड सेल, जिसे हम PRCB पैक्ड आरबीसीज, शुड ट्रांसफ्यूज इन मिनिमम 4 आवर्स, कितने में, कम से कम 4 घंटे में इसको चढ़ा देना है। टू मेंटेन बायोलॉजिकल एफिशिएंसी एंड टू लिमिट द रिस्क, जिससे कि उसकी जो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है ब्लड की वो मेंटेन रहती है, और लिमिट द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, तो बैक्टीरियल ग्रोथ की जो ग्रोथ है उसको लिमिट किया जाएगा, जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, बिकॉज पोटेंशियल फॉर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इंक्रीज ओवर द टाइम, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना बैक्टीरियल ग्रोथ का पोटेंशियल जो है उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्स पटना में पूछा गया है 2020 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड टू अ पेशेंट, जब हम पेशेंट में ब्लड एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू, क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू एडमिनिस्टर ईच यूनिट विद इन 6 आवर पीरियड, बिल्कुल नहीं, 6 आवर पीरियड में नहीं, 4 घंटे लगाने हमने। यूज अ वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप टू एडमिनिस्टर द ब्लड, कोई वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप लगाते हैं एडमिनिस्टर ब्लड, बिल्कुल नहीं। रन द ब्लड एट अ स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 15 मिनट, बिल्कुल सही। स्टार्टिंग के 15 मिनट जो है हमने ब्लड को बिल्कुल स्लोली जो है इन्फ्यूज करना होता है, ठीक है। क्यों करना है तो एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो एक्यूट मतलब एकदम से, हीमोलिटिक मतलब हीमोलिसिस मतलब हीमोग्लोबिन का टूटना, ब्लड का टूटना, ठीक है। तो हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यूजुअली डेवलप्ड विद इन फर्स्ट 15 मिनट, पहले 15 मिनट में ही जो है क्रूशियल होते हैं, पहले 15 मिनट में ही हमको हीमोलिटिक जो रिएक्शंस होती हैं वो दिखना शुरू हो जाती हैं। अगर वैसा होना होगा तो 15 मिनट में पता चल जाएगा ऑफ ट्रांसफ्यूजन। सो रन द ब्लड एट स्लोअर रेट, इसलिए पहले 15 मिनट ब्लड को काफी स्लोअर रेट पे जो है ट्रांसफ्यूज किया जाता है। कितना स्लोअर, 50 ml पर आवर, तो 50 ml एक घंटा इस स्पीड से ड्यूरिंग इनिशियल 15 मिनट्स तक हम उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे। सो ऑब्जर्व द पेशेंट क्लोजली फॉर द फर्स्ट 15 मिनट, उसके बाद जो है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 15 मिनट जो है पेशेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे फॉर ट्रांसफ्यूजन, फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो अर्ली डिटेक्ट हो जाए, अगर कोई भी उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होनी होगी वो पहले ही हम डिटेक्ट करेंगे। तो पहले 15 मिनट जो है तो काफी आराम से जो है, काफी कम स्पीड से ब्लड को जो है ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिम्स में पूछा गया है 2023 में। क्वेश्चन क्या है, ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड एट हाउ मेनी मैक्रो ड्रॉप पर मिनट एंड फॉर हाउ लॉन्ग टाइम। देखो अब ये कह रहा है कि इनिशियली जो है स्टार्ट जब हमने किया, ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड एट हाउ मेनी माइक्रो ड्रॉप, कितने ड्रॉप पर मिनट, एंड फॉर हाउ लॉन्ग, कितने देर के लिए, तो इतना तो पता चल गया 15 मिनट। तो यहाँ पे 10 10 10 थे तो 15 मिनट, दो ये दो ऑप्शन तो मैंने सीधा मिनट से जो है एलिमिनेट कर दिए। तो अब 25 से 50 ड्रॉप फॉर 15 मिनट करना है, या 120 ड्रॉप तो बहुत ज्यादा हो गया, तो सी इसका आंसर आ जाएगा 25 to 50 ड्रॉप्स फॉर 15 मिनट। इज इट क्लियर, तो देखो एलिमिनेशन से हमारे जो है आंसर निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पूछा गया है, जीएमसीएच चंडीगढ़ में पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करने की खुद से कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है, वाइल एडमिनिस्ट्रिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, द आइडियल नर्सिंग केयर रिकमेंडेड टू आइडेंटिफाई अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज, तो जो आइडियल रिकमेंडेशन है, द आइडियल नर्सिंग केयर रिकमेंडेड टू आइडेंटिफाई अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज इंस्पेक्ट 15 मिनट आफ्टर इन्फ्यूजन इज स्टार्टेड, तो बिल्कुल सही पहला ही आंसर जो है, हमको 15 मिनट पहले, तो इंस्पेक्ट वंस इन एवरी 30 मिनट ऐसा कुछ नहीं है, इंस्पेक्ट एटलीस्ट एंड ऑफ द ट्रांसफ्यूजन नहीं, इंस्पेक्ट वेयर तो ये नहीं, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए इसका आंसर है। इज इट क्लियर, हमने पहले इसको पढ़ लिया है ध्यान से, तभी आंसर जल्दी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है,
एम्स जोधपुर नर्सिंग स्टाफ नर्स में पूछा गया है अगस्त 2018 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो सब क्या है, ट्रू है रिगार्डिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग में सभी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। टू है हीमोडायनेमिकली स्टेबल एडल्ट पेशेंट, तो क्या है 150 ml शुड बी ट्रांसफ्यूज्ड इन फर्स्ट 15 मिनट, तो बिल्कुल नहीं, 150 ml नहीं, जबकि 50 ml ही करना होता है। ठीक है, 50 ml पर आवर ये स्पीड रखनी थी हमको। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लड शुड बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली एंड कंप्लीटेड नॉट बिफोर 6 आवर, 6 आवर नहीं 4 आवर, इसका 4 आवर्स के अंदर करना होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया से बचाने के लिए। ट्रांसफ्यूजन शुड कंप्लीटेड विद इन 4 आवर्स, क्या 4 आवर्स में करना है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, यूनिट ऑफ ब्लड शुड बी वार्म एट बेड साइड फॉर 1 आवर बिफोर, ऐसा कुछ नहीं होता, तो सी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, एम्स रायपुर में पूछा गया है 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हेन शुड द बेसलाइन वाइटल साइन बी रिकॉर्डेड बिफोर इनिशिएटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये कह रहा है किस टाइम पे, व्हेन शुड द बेसलाइन वाइटल साइन, बेसलाइन वाइटल साइन का मतलब ट्रांसफ्यूजन से पहले उसके वाइटल साइन लेंगे हम। ठीक है, तो कब हम लेते हैं ये रिकॉर्ड बिफोर इनिशिएशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कब लेंगे? विद इन 30 मिनट, 30 मिनट से विद इन 30 मिनट लेंगे, विद इन 1 आवर लेंगे, विद इन 1.5 आवर लेंगे, या विद इन 2 आवर लेंगे। तो याद रखना विद इन 30 मिनट्स लिया जाता है। तो मतलब ऑब्टेनिंग बेसलाइन वाइटल साइन बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद इन 30 मिनट्स, आधे घंटे पहले, अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आधे घंटे पहले हम उसका बेसलाइन वाइटल चेकअप कर लेंगे, वाइटल साइंस ले लेंगे, एंड देन ऑब्जर्व एवरी 5 मिनट फॉर 15 मिनट। तो पहले 15 मिनट के लिए हर 5 मिनट में हम उसका वाइटल जो है चेक करेंगे और उसके बेसलाइन से कंपेयर करेंगे, एंड देन एवरी 15 मिनट ड्यूरिंग द होल ट्रांसफ्यूजन, और हर 15 मिनट में चेक करते जाएंगे पूरी ट्रांसफ्यूजन के दौरान। मतलब पहले 15 मिनट, मतलब पहले कब लेंगे? तो देखो इसको ऐसे सीक्वेंस से याद रखो कि ये एक पेशेंट है, इस पेशेंट में हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम यहाँ पे बीटी लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो स्टार्ट हुआ। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुआ, इससे लगभग 30 मिनट पहले, 30 मिनट पहले हम इसके वाइटल चेक करेंगे, वाइटल चेक करेंगे। क्लियर? तो वो हमारे बेसलाइन वाइटल्स आ गए। उसके बाद जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुआ, तो पहले 15 मिनट तक, पहले 15 मिनट तक हर 5-5 मिनट के, पहले 5 मिनट बाद फिर 5 मिनट, फिर 15 मिनट पे हम उसके वाइटल चेक करेंगे। उसके बाद 4 घंटे तक पूरा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस चलेगा, तो हर 15-15 मिनट के गैप में हम उसके वाइटल्स चेक करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये सीक्वेंस इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, ये सवाल आपका RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच सोल्यूशन शुड द नर्स इन्फ्यूज्ड बिफोर स्टार्टिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब कौन सा सोल्यूशन जो है पहले नर्स जो है इन्फ्यूज करती है बिफोर स्टार्टिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, कौन सा जो है इन्फ्यूजन चढ़ाया जाता है जो पेशेंट में? 5% डेक्स्ट्रोसिन वाटर ये चढ़ाया जाएगा, 0.9% सोडियम कार्बोनेट चढ़ाया जाता है। तो याद रखना 0.9% NS जो है सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या है, इसको चढ़ाया जाता है। इज इट क्लियर? बी इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑलवेज यूज फिजियोलॉजिकल नॉर्मल सेलाइन, तो कौन सा यूज किया जाएगा? फिजियोलॉजिकल नॉर्मल सेलाइन 0.9 सोडियम कार्बोनेट बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट hemolysis ऑफ ब्लड इनटू ट्यूबिंग। तो ट्यूबिंग में कहीं हीमोलिसिस ना हो जाए, तो उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए 0.9 सोडियम क्लोराइड चढ़ाया जाता है। नेवर यूज डेक्स्ट्रोस और लिंगर, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो है हम ना ही डेक्स्ट्रोस यूज करते हैं, ना लिंगर लैक्टेट यूज करते हैं, ना ही डेक्स्ट्रोस सोल्यूशन बिफोर ड्यूरिंग या आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हम इनका बिल्कुल यूज नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ सोडियम का यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड 0.9%, जिसको हम NSB कहते हैं। अब क्यों ये यूज करते हैं? स्टार ट्रांसफर टू प्रिवेंट हीमोलिसिस ऑफ ब्लड इनटू ट्यूबिंग, जो ट्यूब लाइन है, जो जहां पे जहां जहां से ब्लड जा रहा है वहां पे हीमोलिसिस ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये चढ़ा देते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन JMCH नर्सिंग ऑफिसर अगस्त 2022 में पूछा गया है। सवाल क्या पूछा गया है, ए नर्स should check the availability and patency of an intravenous SS line। देखो अब नर्स जो है वो चेक कर रही है अवेलेबिलिटी और पेटेंसी ऑफ इंट्रावेनस एसएस लाइन। इंट्रावेनस एसएस लाइन मतलब जहां से अब ब्लड को ट्रांसफ्यूज करके पेशेंट में चढ़ाना है, तो उसकी अवेलेबिलिटी और एसेसिबिलिटी को, पेटेंसी को चेक कर रही है नर्स। कब चेक करेंगे?
बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड को पहले, मतलब ब्लड को लाने से पहले, बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, आफ्टर ब्रिंगिंग लाने के बाद तो बिल्कुल चेक नहीं करेंगे। वाइल ट्रांसफ्यूजिंग तो क्या चेक पहले ट्रांसफ्यूज करने से पहले चेक करना है, तो ये तो नॉट रिक्वायर्ड, तो बिल्कुल नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा, बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, वार्ड में लाने से पहले ही, ब्लड वार्ड में लाने से पहले हम उसकी जो पेटेंसी लाइन की चेक करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एन इन्फ्यूजन ऑफ पैक्ड RBC। तो ये कह रहा है विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा नर्सिंग एक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा बिफोर स्टार्टिंग एन इन्फ्यूजन, अभी इन्फ्यूजन स्टार्ट करने से पहले पैक्ड RBC का कौन सा एक्शन जो है वो नर्स का जो है वो इंपॉर्टेंट माना जाएगा। वेटिंग पेशेंट एज अ बेसलाइन असेसमेंट, तो वेट करना पेशेंट का बेसलाइन असेसमेंट का। फाइंडिंग आउट वेदर एन 18 गैस नीडल इज बीइंग यूज्ड, क्या 18 गैस नीडल यूज किए, ये तो बिल्कुल यही चेक किया जाता है। क्यों 18 गैस नीडल को चेक किया जाएगा कि 18 गैस नीडल यूज किए, हमने RBC चढ़ावे, RBC डैमेज ना हो, इसलिए किया जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज यूज एन 18 गैस नीडल, हमेशा 18 गैस नीडल का यूज किया जाता है फॉर ब्लड इन्फ्यूजन टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ रेड ब्लड सेल, जिससे कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं डैमेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एंड टू एंश्योर ऑप्टिमल फ्लो ऑफ थिक और होल ब्लड और थिक ब्लड का ऑप्टिमल फ्लो हो, फ्लो में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम 18 गैस की नीडल का यूज करते हैं। चेकिंग द HB एंड हेमेटोक्रिट HCT लेवल इज नॉट अ नर्सिंग एक्शन, जो यहाँ पे देखो चेकिंग HBC हेमेटोक्रिट, ये नर्सिंग एक्शन है ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, ऑलवेज यूज न्यू ट्यूबिंग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्लश विद नॉर्मल सेलाइन ओनली। अब यहाँ पे क्या था नेक्स्ट ऑप्शन, क्लियर द एग्जिस्टिंग ट्यूब लाइन, जो एग्जिस्टिंग ट्यूब लाइन पहले ही उसको अगर कोई इन्फ्यूजन के लिए हमने पहले कोई उसको ड्रिप लगी हुई थी, वहां पे जो IV सेट था उसको हम क्या करेंगे, ड्रेन फ्लश करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, हमेशा जो है यूज की जाती है न्यू ट्यूबिंग यूज की जाती है, और अगर फ्लश करना भी हुआ, फ्लश विद नॉर्मल सेलाइन किया जाएगा, ना कि डेक्सट्रोज से किया जाता है। इज इट क्लियर? बात समझ आई? अगला क्वेश्चन ESIC स्टाफ नर्स 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज 18 गाज इंट्रावेनस कैनुला इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया जाता है, तो यार ये तो बिल्कुल इजी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज किया जाता है। क्या यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहां पे पूछा गया है, RUHS MSc नर्सिंग 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग साइट्रेट कॉज। अब देखो रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का कंटेनिंग साइट्रेट कॉज, साइट्रेट, अब जो रैपिड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ब्लड का, उस जो स्टोर्ड ब्लड होता है उसमें साइट्रेट होता है, तो इसकी वजह से होगा क्या, हाइपोकैलीमिया होगा, हाइपरकैलीमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, या हाइपरकैल्सीमिया होगा। याद रखना इससे हाइपोकैल्सीमिया होता है। अब क्यों होता है, क्या होता है, तो समझो ड्यूरिंग रैपिड और मैसिव ट्रांसफ्यूजन, जब हम रैपिडली ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, बार बार खून चढ़ा रहे हैं, तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन, द साइट्रेट प्रेजेंट इनटू स्टोर ब्लड, जो साइट्रेट प्रेजेंट होता है स्टोर ब्लड में एज एन एंटीकोगुलेंट, क्योंकि स्टोर ब्लड में एंटीकोगुलेंट डालना पड़ता है कहीं ब्लड का क्लॉग ना बन जाए, इसलिए उसमें हम साइट्रेट ऐड करते हैं। तो ये साइट्रेट क्या करता है, इज बाइंड विद कैल्शियम ऑफ ब्लड, ब्लड के कैल्शियम से बाइंड कर देगा। अब जब कैल्शियम के साथ बाइंड कर देगा तो विच में रिजल्ट इन हाइपोकैल्सीमिया, जिसकी वजह से कैल्शियम बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा और इसे टेटनी होता है। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन PGI रोहतक स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ऑल आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट, इनमें से सभी कॉम्प्लिकेशन दी है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, एक को छोड़ के, तो एक को छोड़ के क्या है, हाइपरकैलीमिया होता है क्या, बिल्कुल होता है, एल्कलोसिस होता है क्या, बिल्कुल होता है, हाइपरकैल्सीमिया नहीं हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो हाइपरकैल्सीमिया नहीं होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, क्योंकि जब हम रैपिड या मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अभी हमने रीजन पढ़ा, साइट्रेट होता है, कैल्शियम के साथ बाइंड करता है, कैल्शियम कम हो जाता है, यहाँ पे लिखा है हाइपरकैल्सीमिया, ये बिल्कुल नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो देखो कॉम्प्लिकेशन आर साइड इफेक्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या क्या आता है, तो देखो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक रिएक्शंस हो सकती हैं, हाइपरकैलीमिया हो सकता है ना,
उसके बाद सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, और एकदम ओवरलोड आ गया, ब्लड आया तो डिजीज ट्रांसमिशन हो सकती है, कोई डिजीज थी वो ट्रांसमिट हो सकती है, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम कम हो जाता है, ठीक है, साइट्रेट टॉक्सिसिटी हो सकती है, आयरन ओवरलोड हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये सारी चीजें आपको याद करनी है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ साइट्रेट इनटू बाइकार्बोनेट। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है क्यों? क्योंकि साइट्रेट जो है वो टूटता है बाइकार्बोनेट में, और पता है आपको कि बाइकार्बोनेट जब बॉडी में बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट के बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी में एल्कलोसिस की कंडीशन हो जाएगी, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। उसके बाद हाइपोथर्मिया होगा। हाइपोथर्मिया क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर कम, क्योंकि ड्यू टू क्लोड जो कोल्ड ब्लड है वो चढ़ाया जाता है, और डिस्पीनिया भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक एक चीज को रिपीट पढ़ो, एक एक चीज को समझो, अंडरलाइन करो, लिख के रखो, याद कर लो, कॉज यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है? आरपीएससी नर्स स्टाफ नर्स में 2012 में पूछा गया है, विच इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनमें से कौन सी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन है? तो हाइपरनेट्रीमिया है क्या, हाइपोकैल्सीमिया है क्या? तो बिल्कुल हाइपोकैल्सीमिया इसका आंसर आ जाएगा। अभी अब पढ़ लिया था तो इसलिए आंसर दे दिया। अब देखो, आज जो है हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के किए, हम नेक्स्ट भी कुछ रहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, वो क्वेश्चन भी आपको मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो, तब तक के लिए आपने क्या करना है, ये जितनी भी चीजें आज मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी हैं, सभी चीजों को अब आपने रिवाइज ध्यान से करना है, एक एक चीज को रिवाइज करना है, याद करना है, और हमेशा कंसिस्टेंट और रिवीजन, यही दो चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन के पास लेके जाती हैं। तो देखो, याद रखना, अब यहाँ पे जो आप अभी मेहनत कर रहे हो, है ना, बुक्स पढ़ रहे हो, ये जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो ये आपका फ्यूचर है, ये आप नर्सिंग ऑफिसर बन के निकलोगे तो जो 2 साल बाद अगर मैं आपको बताऊं, ये तो लाइफ से, या तो लाइफ सेम होगी, तो जो आप अभी जिस तरह से आपकी जिंदगी चल रही है वैसी होगी, या तो यूनिफॉर्म पहनी होगी और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया महीने का आ रहा होगा जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। ठीक है, तो कमेंट करो यूनिफॉर्म मेरी है, कमेंट करो नॉरसेट मेरा है, कमेंट करो अपना जो आपका ड्रीम जॉब है, ड्रीम हेल्थ केयर फैसिलिटी है जहां पे आपको सेलेक्ट होना है, उसे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आप अभी ये मेहनत कर रहे हो, जो आप इतनी लगन से पढ़ रहे हो, अभी तक आप लेक्चर देख रहे हो, यहां से आपकी डेडिकेशन समझ में आती है, और आप ही डिजर्व करते हो सिलेक्शन को। कॉज ये टॉपिक जो आज आपने पढ़ लिया है, तो हर दिन जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो यहां से आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो कि मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं रोज पढ़ रहा हूं, मैं रोज रिविजन कर रहा हूं, तो तभी जाके आपका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी हम नहीं रख पाते। आपने देखा होगा, जब भी आप पढ़ते हो तो बीच में कंसिस्टेंसी ब्रेक हो ही जाती है। क्लियर? तो जो स्टूडेंट रोज कंसिस्टेंट रहेगा, रिवीजन करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा, वही अपनी जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, यहां से यहां तक का सफर वही तय कर पाएगा। लास्ट पे तीनों प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उस आपका फॉलो कर लो हमारे इंस्टाग्राम पे, ज्वाइन करो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को, कॉज यहाँ पे भर भर के नर्सिंग का कंटेंट आपको मिलता है। नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए ही ये तीनों प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, तो तीनों को आपने ज्वाइन करना है। कमेंट में जरूर बताना है कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर कोई डाउट है तो जरूर डाउट पूछो, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टॉपिक आपको ईजी लगा तो जरूर अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स देंगे। वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट, सब शेयर करते हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि काफी हद तक शेयर हो रही है हमारी वीडियोस, मुझे एनालिटिक्स में देखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच बेटा। कुछ 100, 150, 200 शेयर हो जाते हैं तो बहुत है, इतने भी, है ना। 100 शेयर मतलब 100 स्टूडेंट्स तक, क्योंकि शेयर ऐसे ही किसी अननोन को तो आप करोगे नहीं, जो स्टूडेंट होगा उसी को करोगे। तो 100 बच्चों तक भी अगर ये शेयर के थ्रू आप पहुंचा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो हो सके, जितना हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर करते रहो। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, अब देखो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जो अगला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, इसमें पहले हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर, है ना, उसके बाद आपकी कैनुलेशन के ऊपर, आईवी कैनुलेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। जो जो आप हॉस्पिटल में करते हो प्रोसीजर्स, उन्हीं के ऊपर अब आगे जो है टॉपिक्स आएंगे फंडामेंटल के। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।